दोस्तों, आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा उनकी आत्मकथा से लिखी हुई जूठन का अध्ययन करेंगे, जो कि 12th क्लास के सिलेबस में है। इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। आत्मकथा और उसका यहाँ संकलित अंश अतिरंजित और वास्तविक है। वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गद्य की विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जरा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चल कर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू से काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन जब मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया, थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मां साहब, वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल और कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थीं। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी, यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी, रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या क्या हुआ? मेरी हिचकियां बंध गई थीं। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थीं। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ।
उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं के घर तथा घेर घेर यानी कि जो मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह होती है, उसमें साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर, मेरे दोनों भाई, माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी पर काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरणियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज़ 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों के बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पत्ती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी कि 12-13 किलो अनाज। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी को, जो खास तौर पर चूहों के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंग की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एकाध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछें खिल जाती थीं। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची कि पूड़ियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थीं। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसे बना लिया जाता था, जिसे भी सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप के भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने। तगाओं के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया।
खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया जाता था और पिताजी ने उसे इकट्ठा किया था। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिल जाएंगे। जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, ईब तो सब खाना खा के चले गए। म्हारे जाकतों को भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बंद। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार को प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थीं। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगा रहता था, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम करने के बदले में मात्र गालियां। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आ जाते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया और मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया।
माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज ही दिया। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़ें। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ काँप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया था। उस पर लगे खून सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ पीछे उनके दौड़ रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले चलो, मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआंसी आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थीं। लग रहा था कि अब गिरा तब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर मेरी माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये था जूठन कहानी का अंत, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवनी का कुछ अंश।